तो हिंदुस्तान के हर कोने पे जहां जहां ये लड़ते हैं उसकी कहीं ना कहीं मुसलमानों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ये हो गई, ये जो लड़ते हैं इसके जीतने से एनडीए हुकूमत में आ जाती। अगर ये 95 सीट यूपी में नहीं लड़ते तो अखिलेश यादव की सरकार वहां बननी तय थी, जो अखिलेश 130 के आंकड़ा को नहीं पार कर पाए। ये प्रशांत किशोर तो कोई उनका पॉलिटिकल स्टेज ही नहीं रहा, ये रणनीतिकार रहे। कोई प्रोफेसर और टीचर खुद कलेक्टर नहीं बन सकता है, लेकिन कलेक्टर बनाने का जो दावा करता है तो खुद क्यों नहीं कलेक्टर बन गया जो टीचरी में आ गया। वही प्रशांत किशोर है, वही टीचर और ट्यूटर टाइप के लोग हैं। एआईएमएम से कोई मामला मुसलमान का फिलहाल में बनता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन मुसलमान अगर अपना वोट दे तो अपना सोच समझ के दे। अच्छा, तो उसको मत अधिकार है, पूरा अधिकार है, वो अपना अधिकार का पूरा इस्तेमाल करे। और मुसलमानों से मेरा अपील है कि बिके नहीं। हैदराबाद में 14 साल से लेके 40 साल की लड़कियों का निकाह के नाम पर सौदा होता है। एआईएमएम को जाने कोई सवाल नहीं उठता है। उसको हराने की इसमें जो रहेगा एनडीए को, उधर मुसलमान का वोट जाएगा और इसके लिए हर हाल में कैपेबल। हालात ऐसे हैं कि तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनने दीजिए आप लोग वोट के लिए। कार मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। बिहार में अब चुनाव का बिगुल फूकने वाला है, क्योंकि लोग अपनी अपनी यात्राओं पर निकल गए हैं। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे को लेकर के हमेशा से ये चर्चा रहती है कि मुसलमान किस तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि हर एक पार्टी, हर एक वर्ग अपना अपना राजनीतिक जनाधार देखता है, देखता है कि नेता उनकी कितनी सरोकार की बात करता है। हम अभी यहाँ पटना में हैं और पटना में जानते हैं कि आखिर, क्योंकि इस बार पिछले बार की तरह एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ने वाली है और लोग एमवाई समीकरण की बात भी करते हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल का एक कोर वोटर रहा है। हमारे साथ जनता है, इस मुद्दे पर उनसे बात करेंगे कि एआईएमआईएम है और राष्ट्रीय जनता दल है, मुसलमान किसके साथ है। पिछली बार का चुनाव में एआईएमआईएम ने बहुत ही अच्छा वोट परसेंटेज और अच्छा विधानसभा में अच्छी चुनाव लड़े थे। क्या सोचते हैं इस पे? इस मुद्दे पे देश के हर कोने में इस बात की चर्चा रही कि एमआईएम जो सीमांचल की 24 सीटों में 21 सीट लड़ी थी, 21 लड़ी थी, उसमें से वो 5 सीट जीती। लेकिन 5 सीट के बाद जो 16 सीटें वो लड़ी थी, उसमें से 12 सीट वो भाजपा और एनडीए गठबंधन को जिताने का काम किया हुआ सीमांचल के अंदर। तो ये चर्चा हिंदुस्तान में ही, सिर्फ बिहार के अंदर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लोगों ने कहा कि वहां भी वो 95 सीट लड़े थे जाके। महाराष्ट्र के चुनाव में मात्र 14 सीट लड़े, लेकिन करीब 14 अलग अलग जिलों में लड़ने से कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने वोट को अट्रैक्ट करने में इनके भाषणों के जरिए 15 मिनट के टाइम महाराष्ट्र में भी इन्होंने मांगा कि 15 मिनट बच गया है भाई इलेक्शन कैंपेन को हमारा, कुछ इस स्टाइल में बोला जब 15 मिनट में वो पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को खत्म कर देंगे। ऐसी भाषा का अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रयोग किया, जिसका रिएक्शन महाराष्ट्र चुनाव में बड़े पैमाने पर बीजेपी को फायदा मिला। तो हिंदुस्तान के हर कोने पे जहां जहां ये लड़ते हैं उसकी कहीं ना कहीं मुसलमानों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ये हो गई, ये जो लड़ते हैं इसके जीतने से एनडीए हुकूमत में आ जाती है। अगर ये 95 सीट यूपी में नहीं लड़ते तो अखिलेश यादव की सरकार वहां बननी तय थी, जो अखिलेश 130 के आंकड़ा को नहीं पार कर पाए, जो 200 कम से कम 200 सीट जीतते, वो 90 सीट 95 सीट। क्या कहना है आपका है कि एआईएमएम के चलते बीजेपी जीत रही है? एमआईएम के चलते ही नहीं बीजेपी जीत रही। एमआईएम इतना एग्रेसिव करता है, वो मुसलमानों को इस तरीके से एग्रेसिव करता है, कहीं ना कहीं 2-4% मुसलमान वोट भी जाता है उधर, लेकिन हिंदुओं का 40% वोट जो हमारे महागठबंधन में आने वाला वोट होता है वो पलट के एनडीए गठबंधन में जाता है, वो सिर्फ ओवैसी जी की भाषणों से। मौर्या होटल में ओवैसी जी आए, उन्होंने बड़ा बुलंद बांग दावा किया कि यहाँ लालू प्रसाद यादव जी ने भागलपुर दंगे में लोगों को बचाने का काम किया, जो दंगाई थे। बिहार में मुसलमानों का विकास नहीं हो रहा, जिस तरह प्रशांत किशोर कह रहे हैं यहाँ से पलायन हो रहा है। तो मैं भी वहीं मौर्या होटल में बैठा था, मैंने पूछा ओवैसी साहब ये बताइए, दंगा तो लालू प्रसाद जी के आने से पहले भागलपुर का दंगा हुआ था, और ये दंगा हिंदुस्तान का पहला दंगा था जहां 38 केस रजिस्टर्ड हुए। उससे पहले मॉब लिंचिंग के नाम पर दंगे का पूरे हिंदुस्तान में कोई केस नहीं होता। लालू प्रसाद ने पहली बार दंगे का एक एक्ट बनाया, जिसकी पहले डॉक्टर शकील अहमद खान साहब जो गया से लॉ मिनिस्टर होते थे, उस वक्त एमएलसी थे मात्र, अलहाज गुलाम सरवर साहब थे उस वक्त, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, बहुत सारे ऐसे लोग थे उस जमाने में जिन्होंने ऐसा लॉ को पहली बार बिहार में लॉन्च किया। मैंने कहा दंगा एक्ट तो लागू हुआ, तो हमने तो पहले दंगा करने वालों को एक किया, हमने बचाया किसको? एक आदमी नाम बताइए। तब 2015 में नीतीश जी भी शायद हमारे साथ थे,
2-3 केस कुछ पेंडिंग रह गया था उस वक्त का, जो नीतीश कुमार ने फिर से खोला, और जिस कामेश्वर यादव की नाम की चर्चा होती रही, उस 3 केस में भी जो इन्वेस्टिगेशन का पूरा अधिकार उस वक्त एनडीए गवर्नमेंट नीतीश कुमार को था, कामेश्वर यादव को किसी केस में सजा नहीं हुई। कामेश्वर यादव को बचाने का आरोप लगा के वो बता रहे थे। दूसरी बात, वो बिहार में गरीबी का मुद्दा उठा रहे थे। मैंने कहा बिहार के मुसलमान इतना गरीब नहीं, फाइनेंशियली ही इज वेरी स्ट्रांग। हैदराबाद में 14 साल से लेके 40 साल की लड़कियों का निकाह के नाम पर सौदा होता है। जो अरब से लोग 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के तो उस उम्र में नहीं, लेकिन 70 साल 60 साल बुढ़े लोग आते हैं। मामले में प्रमाण मांगेंगे आप? प्रमाण हमारे पास एजेंट्स के नंबर है, जो मैं अभी बोल दूं, 1.5 लाख से लेके 5.5 लाख 7 लाख तक लड़कियों का रेट है। 14 साल से लेके 40 साल की औरतों का निकाह के नाम पर अय्याशी करने के लिए शेख लोग ले जाते हैं उस हैदराबाद की गलियों से, जहां के उनके बाप वो खुद कई टर्म एमपी रहे, उनके दादा भी कुछ दिन के लिए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहां अध्यक्ष रहे। आप जब कई लगातार 40-48 सालों में आपने वहां इस बीमारी और गरीबी को कम नहीं किया, तो बिहार में आके मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप मुसलमान के लिए आए हैं यहाँ बोलने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों को जो सेकुलर अलायंस का एक कैडर वोट माना जाता है, उसको आप बहकाने के लिए आए हैं। तो 2015 में इनका कोई असर नहीं हुआ। उस वक्त सैयद तस्लीमुद्दीन साहब भी हयात से थे, मौलाना इसरारुल हक साहब भी सीमांचल में हयात से थे, और मैं भी कहीं ना कहीं उनके साथ फैमिली टर्म था हमारा, और हम लोगों ने उस वक्त इनको पहले 2015 के चुनाव में वहां नहीं कुछ खातिर कहा। दूसरे चुनाव में अभी हमारे घर के ही हमारे तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा ही चुनाव लड़ रहे थे एमआईएम से, वहां मेरा जाना इम्पॉसिबल था। रुकनुद्दीन साहब भी मिनिस्टर, पहले हमारे कांग्रेस पार्टी से एमएलए रहे, उनका टिकट काट दिया गया, वो लड़े, तो हम लोग नहीं गए वहां पे चुनाव प्रचार करने कि जाने तो जो हो रहा है। शहनवाज का टिकट क्यों काट दिया आप लोगों ने? मैं पूछा भी तेजस्वी जी से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सिटिंग एमएलए था जो कि हट से, तो उसको लड़ना चाहिए, सरफराज भाई को और लड़ा देते आप। तो कुछ हम लोगों की पार्टी के अंदर भी कुछ इस तरह का उन लोगों की तरह नर्म गोशा रहा 3-4 कैंडिडेट के प्रति, जो लोग जीते हैं, और वो लोग बाद में हमारे साथ भी आ गए। उनको लाने में बहुत कोशिश इसके लिए नहीं करना, वो जानते थे अगर हम लोग एमआईएम के साथ कट्टर से रहे तो फिर जो वोट हमें मिला आरजेडी सपोर्टर्स का भी, वो वोट हमारा शहनवाज के साथ वोट मिलने का वजह ये था, वो सिटिंग एमएलए था, उसका टिकट काट के उसके ही भाई को दे दिया गया, तो लोगों के प्रति कहीं ना कहीं वहां सिंपैथी थी। तो क्या लगता है मुसलमान किसके तरफ जाएगा चुनाव में, आरजेडी या एआईएमआईएम? मुसलमान किसी की तरफ नहीं जाएगा। जहां वो देखेगा एनडीए का कैंडिडेट जीत रहा है, उसके खिलाफ में वो वोट करेगा। उसके लिए चाहे प्रशांत किशोर जी ने एक बेलागंज में एक हवा बनाया था कि अमजद जीत रहे, अमजद जीत जाएंगे, अमजद जीत जाएंगे, अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी। हम लोगों ने कहा अमजद जीतेंगे ना, लेकिन हराव जरूर देंगे इनको। तो वही हुआ, अमजद ने 16,000 वोट और एमआईएम ने वहां 4,000 वोट लाए। उतने वोट से हमारी मनोरमा देवी जीती है वहां। उनको एक एक्स्ट्रा वोट, अगर ये वोट हमारे साथ रहता तो हम कम से कम 1,000-1,500 वोट से हम जीत रहे थे वहां पे। हमारा वोटों का तो इस बात को भी लोग समझ गए, जहां मुसलमान कैंडिडेट जन स्वराज से होंगे वो तो देख ही रहे हैं कि मुसलमानों के अलावा अमजद को किसी ने दूसरे ने वोट नहीं दिया बेलागंज में। तो वो अगर अमजद जन स्वराज के मुस्लिम उम्मीदवार कहेंगे हमको अपर कास्ट का वोट मिल रहा है, जन स्वराज की वजह से बहुत सारा जो बेरोजगारों की फौज है वो हमें वोट दे रही, तो ये इनका इस उपचुनाव में लड़ना शायद हमारे लिए बहुत फायदे का काम किया कि जन स्वराज की तरफ लोग नहीं जाएंगे। जितनी भी ये जाके कन्विंस कर लेंगे जन स्वराज के मुस्लिम प्रत्याशी कि हमें गैर मुस्लिमों का भी वोट मिल रहा है और बड़ी तादाद में मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा कि वो बेलागंज का चुनाव का रिजल्ट देख चुके हैं। लेकिन वोट के कारण तो चुनाव वहां हार का सामना भी तो करना पड़ा। हाँ, तो हार का सामना पड़ा, तो ये हमारे लिए जन स्वराज हमारे जहां 65 से 70 उम्मीदवारों को मुसलमान उम्मीदवार को उतारने की तैयारी कर रही थी, अब वो घटा के उसने आधा कर दिया है। तो ये भी अच्छा है, जहां मुस्लिम वोट लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया ब्लॉक का ही वोट का नुकसान होता है। 35 सीट भी जो लड़ रहे हैं वहां भी मुसलमानों को हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने जात बिरादरी के नाम पे, अपने रिश्तेदारी के नाम पे आप इनको वोट ना दें। ये वोट, अगर जो वोट आप इनको दे रहे हैं वो वोट डायरेक्टली कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए को मदद कर रहे हैं, नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को मदद कर रहा है। तो आप प्लीज अपना वोट उनको देकर बर्बाद ना करें, उनको उनकी खातिर मदारत करें, उनको नाश्ता खिलाएं, मुसल्लम भी खिला दें, लेकिन वोट के लिए कहें कि वोट के लिए इस बार बाबू हालात ऐसे हैं कि तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनने दीजिए, आप लोग वोट के लिए और कहीं दुखिए। प्रशांत किशोर तो कोई उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं रहा, ये रणनीतिकार रहे। कोई प्रोफेसर और टीचर खुद कलेक्टर नहीं बन सकता है, लेकिन कलेक्टर बनाने का जो दावा करता है तो खुद क्यों नहीं कलेक्टर बन गया जो टीचरी में आ गया। तो वही प्रशांत किशोर है, वही टीचर और ट्यूटर टाइप के लोग हैं जो खुद पॉलिटिक्स में बना सकते हैं, लेकिन खुद बनने की उनकी सलाहियत नहीं है, ना उनके पास कोई प्लानिंग है। हमारे साथ और भी हैं, क्या सोचते हैं कि इस बार जो है जो चुनाव होने वाला है उसमें मुसलमान किस तरफ जा रहा है?
लोग AIMIM बोल रहे हैं, कुछ लोग RJD बोल रहे हैं, आपका मत क्या है? नहीं, AIMM का तो सवाल करना ही फजूल है, इसलिए कि AIMM से कोई मामला मुसलमान का फिलहाल में बनता हुआ नजर नहीं आता है। और मुसलमान चाहेगा कि मेरा वोट बटे नहीं। एनडीए के खिलाफ में जहां भाजपा है खड़ी, जिनके साथ भाजपा है, तो उस तरफ तो सवाल नहीं उठता है कि उस उधर जाए। AIMM को जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। उसको हराने की इसमें जो रहेगा एनडीए को, उधर मुसलमान का वोट जाएगा। और इसके लिए हर हाल में कैपेबल राजद ही है, महागठबंधन ही है। जैसे महागठबंधन की पार्टी कांग्रेस है, माले की ये क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी जो लोग है, माले वगैरह, CPI CPM, माले, हाँ VIP है, उन लोगों के पक्ष में मुसलमान जाएगा और इधर उधर कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, हमारे साथ और भी हैं। RJD है या AIMIM है, लोग बहुत तरह की बात करते हैं, कुछ MOI समीकरण की बात करते हैं, तो कोई मुसलमानों की हक की बात करता है। ओवैसी जी ये बोलते हैं, ये मुसलमान जो है वो किसे देख रहा है, AIMIM की तरफ देख रहा है या तेजस्वी यादव की RJD पार्टी को देख इसके बारे में तो हमको कुछ इसका तजुर्बा नहीं है। रहा है? लेकिन मुसलमान अगर अपना वोट दे तो अपना सोच समझ के दे। अच्छा, तो उसको मताधिकार है, पूरा अधिकार है, वो अपना अधिकार का पूरा इस्तेमाल करे। और मुसलमानों से मेरा अपील है कि बिके नहीं, अच्छा, अपना वोट को बेचे नहीं और किसी से पैसा नहीं ले, और अपना वोट का पूरा ये अपना इख्तियार से उसको इस्तेमाल करे। मेरी यही अवाम से, पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है। बिक जाने के बाद वोट का कीमत घट जाती है, ये मेरी सोच है। चलिए, ये थे हमारे साथ जनता जो अपने मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुसलमान अपने जो वोट है वो सोच समझ कर देगा। इस बार का चुनाव में अब देखने वाली बात होगी कि मुसलमान किस तरफ जाते हैं। ऐसे में अब आने वाले समय में आपको ये पता चलेगा कि आने क्या होने वाला है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।